नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 11 मार्च वाले पेपर में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। और मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। और मैंने पिछले 5 साल में देखे कि सिविक्स में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि सारे यहीं से आएंगे क्वेश्चन। अगर यहां से ना आए तो भैया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्रश्न हमारा, जो कि 23 में भी आया और 24 में भी आया। 23-24 दोनों में आया है। तो हमारा है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो संविधान के माध्यम से किसमें बताना है, इसमें किसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा है स्थानीय निकायों में, होगा, या फिर राज्यसभा में, या लोकसभा में, या प्रांतीय विधायिका में। तो इसमें जो हमारा है सही राइट आंसर होगा वो स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। और भाई ये 23 में आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आएगा यहीं से। नेक्स्ट है हमारा अगला है भारतीय संविधान लागू किया गया। तो बताना कि भारतीय जो संविधान है कब लागू किया गया था। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को, या फिर 26 जनवरी को। भाई 23 और 24 में पूछा गया है, 23 और 24 में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, यानी 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, मतलब बना था। वो 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो इसमें बताया गया है शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, और सर्वोच्च न्यायपालिका, या फिर कठोर संविधान। तो इसमें बताओ हमारे देश में क्या इसमें नहीं है। क्या शक्तियों का विभाजन है? शक्तियों का विभाजन है, और इसमें 3 टाइप से बांटा गया है। 3 सूचियों में बांटा गया है शक्तियों को। 3 सूची कौन कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के माध्यम से शक्तियों को बांटा गया है। और एक चीज और यहां पर हो जाएगा, शक्तियों का अवशिष्ट शक्तियां। सूचियां हमारी कितनी हैं? 3 हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। हमने इन तीनों के बारे में डिटेल से बात की है पिछली कक्षाओं में। ठीक है। तो ये बताना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं, किसके पास होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं हमारी केंद्र के पास होती हैं। और केंद्र के पास किसके पास होती हैं? वो होती है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है। और शक्तियों का केंद्रीकरण, जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, और कार्यपालिका भी है, और विधायिका भी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा जो संविधान है क्या वो कठोर है? क्या कठोर है? जी नहीं, हमारा जो संविधान है वो है लचीला। किस तरह है? लचीला। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो लचीला है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्लियर।
चलते हैं अगले। अगला हमारा हिंदी किस प्रकार की भाषा है? और मैंने देखा ये 2020 में भी आया, 22 में भी आया और 23 में भी आया है। 20, 22 और 23 में आया है, तो 24 में नहीं आया तो 25 में तो आ सकता है ना। और मैं बता रहा हूं कि सारे के सारे यहीं से आएंगे। ठीक, तो बताओ जो हिंदी है क्या हमारी राष्ट्रभाषा है? जो हिंदी है क्या वो हमारी राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा है या अल्पसंख्यकों की भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है या फिर राजभाषा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत से लोग इसे चुनेंगे कि जो हमारी हिंदी है वो है राष्ट्रभाषा, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, और ऐसा करने पर वो हो जाएंगे गलत और उनका एक नंबर कट जाएगा। यहाँ पर जो हमारी जो हिंदी है वो है राजभाषा, हिंदी जो हमारी है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है कहीं पर भी, राजभाषा हमारी है। ठीक है, क्योंकि राजभाषा क्या है, जिससे जो हमारा यानी जो हमारे देश का काम होता है, जैसे कि आप कोर्ट में देखते होंगे तो वहां 3 भाषाएं होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज। यानी कि हिंदी में होगा, मान लिया जो केस होता है तो 3 भाषाओं में अंतरित होता है। मान लिया कोई हिंदी इंग्लिश तो होंगे ही, हिंदी इंग्लिश तो होंगे ही, और मान लिया कोई उत्तर प्रदेश का है तो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी वहां से होगा। अब मान लिया कोई तमिलनाडु की है तो वहां की वो होगी तमिल होगी। तो 3 भाषाएं हिंदी, इंग्लिश और तमिल हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला हमारा है निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मैंने एक चीज देखा जब पिछले 5 साल से देखे क्वेश्चन, कि जो यहां से हर सेट में क्वेश्चन आए हैं, हर सेट में हर बार क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो इसमें पूछता है कि इसमें से कौन जो विषय है वो संघ सूची का है, कौन सा राज्य सूची का है और कौन सा समवर्ती सूची का है। तो इसमें बताना है कौन सा राज्य सूची का है। तो हमने बता रखा है आपको कि ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो राज्य सूची के अंदर आते हैं। और केंद्र सूची होगी तो वहां पर केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती में दोनों राज्य और दोनों संघ और दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? यहाँ पर नहीं, पर हमेशा ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो क्या पुलिस नहीं है? पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ये हमारा राज्य सूची के अंदर आएगा। ठीक है, कृषि जो है वो राज्य में भी आएगी और केंद्र में भी आएगी, यानी कि ये होगा समवर्ती सूची का विषय। ये हो गया समवर्ती सूची का, सिंचाई भी समवर्ती सूची का, ये दोनों हो गए समवर्ती सूची के, समवर्ती सूची के। ठीक है, और मुद्रा, जो हमारी जो मुद्रा है ये हो गया हमारा केंद्र सूची का विषय, केंद्र सूची का विषय। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी डी। ठीक है, क्लियर इतना? चलते हैं आगे। अगला हमारा है संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, यानी शक्तियों का बंटवारा किसमें होता है, तो बताना हमें है। 4 ऑप्शन होंगे, केंद्र एवं राज्यों में होगा, एक राज्य व अन्य राज्यों में होगा, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य होगा, या व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य होगा। तो हमें से बताना जो शक्तियों का बंटवारा होता है हमारे देश में, हमारा एक देश है भारत। ठीक है, हमारा एक देश है भारत, जिसको हम बोलते हैं केंद्र, इसको बोला हमने केंद्र। ठीक है, और इस केंद्र के अंदर स्टेट आते हैं और यूटी आते हैं। तो यहां पर हो जाएंगे 28 राज्य हो जाएंगे, 28 राज्य, और 8 हो जाएंगे यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। तो जो शक्तियों का विभाजन होगा इनके मध्य होगा, इनके केंद्र, और कुछ जो शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होंगी और कुछ शक्तियां होंगी वो होंगी राज्य के पास। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्यों के पास इनके मध्य होती है। ठीक है, बाकी के हो जाएंगे गलत। अब आ गया भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है। मैंने अभी आपको बताया था कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं, यानी किसको प्राप्त होती हैं, वो होती हैं केंद्र में। केंद्र में किसके पास, राष्ट्रपति के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास होती हैं। और राष्ट्रपति केवल एक ही होता है, वो कि केंद्र के पास, केंद्र।
केंद्र में, तो संघ हो जाएगा ऑप्शन नंबर संघ। यहां पर केंद्र भी लिखा होगा, केंद्र और संघ, ठीक है। अगला है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा। हमने मृदा पर एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें हमने सारे कवर किए थे, तो बताना यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मिट्टी कौन सी है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मिट्टी है जलोढ़। जलोढ़ यानी जो नदियां होती हैं उनसे जो बहकर उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जब बाढ़ आता है, बाढ़ आती है तो जो पानी जो भर जाता है जगह जगह पे, तो वहां पर जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उससे वो मिट्टी हो जाती है उपजाऊ, जिससे, और सॉरी काली मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली गलत है, जलोढ़ मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। और सबसे सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा उपजाऊ, ठीक है। और इसमें जैसे कि सबसे जो अधिक गन्ना बोया जाता है, गन्ना हो जाएगा, चावल गेहूं, चावल गेहूं, और काली मिट्टी में हो जाएगा कपास, ठीक है। और जो पर्वतीय मिट्टी होती है, जैसे कि ये जहां पर पर्वत है, जहां पर पर्वत है वहां पर होती है पर्वतीय मिट्टी। इतना सारा क्लियर होगा। चलते हैं अगले पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है। हमने आपको ट्रिक से बताया था और ट्रिक से समझाया था कि हीराकुंड बांध को हम किस तरह याद करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें, सबसे लंबा बांध ये है, सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा बांध। और सबसे ऊंचा कौन सा है, वो है टिहरी, ठीक है, सबसे लंबा बांध है। तो एक चीज बताओ, हीरा कुंड को हमने बताया था कि हीरा जो होता है सबसे मूल्यवान होता है, और हीरा को हम, हीरा महान होता है, तो जिस तरह हो जाएगा महान, यानी महानदी पर। और कहाँ होता है, उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ती है महानदी, उड़ीसा में बहती है, ठीक है। इस तरह इसको हमने याद कराया था कि जो हीरा होता है वो सबसे मूल्यवान होता है, हीरा यानी महान होता है, तो महान होता है। और यदि आप हीरा लेकर रास्ते में निकल पड़े तो उससे लेकर कोई उड़ जाएगा, यानी उड़ीसा। इस तरह आप याद कर लीजिए, ठीक है। और सतलज नदी पर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा, भांगड़ा नागल बांध, इसको भाखड़ा भी बोलते हैं, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। और हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ये हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये पिछली बार पूछे गए थे, ठीक है, इतना कर लेना। चलते हैं अगले पे। अगला हमारा प्रश्न है जो कि 22 में भी आया है, 23 में भी आया है और 24 में भी आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। हमने अभी बताया था कि यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब फिर से पूछ लिया है कि इस बार जो है संघीय यानी केंद्र सूची का विषय है। केंद्र सूची का विषय इसमें से कौन सा है जो केंद्र सूची का विषय है। शिक्षा जो है वो है समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। व्यापार भी समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती, ये सारे लिख लेना। और कृषि भी समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो हमारा जो हो गया रक्षा, रक्षा जो है वो है केंद्र सूची का विषय। और ये किसके पास होता है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री कौन है, इस अभी जो रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री वो है राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। इसके नोट्स बनाना और याद करना। अगला हमारा है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, क्या वो उर्दू है, क्या वो अंग्रेजी है, क्या वो हिंदी है, और या फिर पंजाबी है। इनमें से कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। तो हमारे देश में यानी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। और जो अंग्रेजी है वो नागालैंड की राज्य भाषा है, नागालैंड की, नागालैंड की राज्य भाषा है, वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और पंजाबी तो बोलते हैं पंजाब में,
पंजाब में। ठीक है, इतना क्लियर है। चलते हैं फटाक से आगे। अगला हमारा है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की कुल भाषाएं हैं। यहाँ पर थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अनुसूची है या सूची है। तो मैं बताऊं आपको, जो सूचियों की संख्या होती है, सूची सूची जो है वो 3 है। ठीक है, और जो अनुसूची है, अनुसूची की संख्या जो है वर्तमान में है 12। तो इनमें अंतर है सूची और अनुसूची में। तो पूछा गया है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है। तो सबसे पहले बताऊं, जो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, और जो मूल संविधान में यानी जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, उसके बाद 4 और जोड़ी गई। तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वो हो गई हैं 12। तो किस अनुसूची में, मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यहां से पूछेगा कि किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, किस अनुसूची में भाषाएं हैं, तो पूछेगा। तो वहां आपको बताना पड़ेगा वो है 8वीं में। 8वीं में एक तो ये बनेगा। और कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और मूल संविधान यानी जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में भाषाएं तो वो थी 14 यानी 14। ठीक है, इतना क्लियर है। चलते हैं आगे। इसके नोट्स बनाना और रिवीजन करना। आगे हमारा है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? क्या और भाई 20, 23 और 24 में पूछा गया है। तो 25 भी यहाँ पर लिख दो, आएगा। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी कब? 1980 में, 1990 या 1992 या फिर 2004। तो यहाँ पर हुई थी 1992 में। याद कर लेना, पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। अगला हमारा है भारत के कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत के कुल कितने संघीय राज्य हैं? यहाँ पर थोड़ा लोगों को दिक्कत होगी कि संघीय राज्य पूछा या फिर संघीय केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो यहाँ पर देखना कि भारत में संघ में कितने राज्य हैं, यानी संघ यानी देश में पूछ रहा है। देश के राज्यों की संख्या, देश के राज्यों की संख्या पूछ रहा है। तो कब आया है? 20 में आया, 22 में आया और 23 में आया है। ठीक है, तो वो है वर्तमान में है 28 और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश। तो अच्छा, यहां से मान लिया, पूछ लिया कि केंद्र शासित प्रदेश में, इसको मतलब केंद्र शासित प्रदेश क्यों बोलते हैं? मतलब राज्य हैं और फिर स्टेट हैं 28। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर सीधे सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, और यहाँ पर होगी राज्य सरकार। ठीक है, इतना याद कर लेना। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा, क्या दिल्ली है? जी नहीं। भोपाल नहीं, लखनऊ नहीं, बेंगलुरु हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक से मशहूर है। ठीक है, और बात करें बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक। और लखनऊ सबको पता होगा यूपी, और भोपाल एमपी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्चे माल, यहां पर ध्यान देना, जब बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया करता है। तो यदि आपने साइंस पढ़ी है थोड़ा बहुत, तो ये आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जो बॉक्साइड होता है ये एक अयस्क होता है, अयस्क। ये एक क्या होता है? ये होता है एक अयस्क। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को, ध्यान देना,
कौन सा उद्योग है, ऐसा कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? जो चूना पत्थर होता है, पत्थर को पीस कर बनाते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या, वो एल्यूमिनियम का नहीं होगा, चीनी का होगा नहीं होगा, मोटर गाड़ी नहीं होगा, सीमेंट। सीमेंट जो है पत्थरों को पीस कर बनाई जाती है। ठीक है, आप यहां से देख लेते हैं, यहाँ पर पत्थर है, पत्थर को कच्चे माल के रूप में, यानी कच्चा माल जिसको पीस कर बनाया जाता है, इतना कर लेना। चलते हैं आगे। आगे हमारा है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो पहले मैं इससे बताओ कि जो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब आया? और फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और फिर उसके बाद पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये कब आए थे ये बताना है। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है ये आया था 1980 में, ये आया 1980 में, और वन्य जीव संरक्षण ये आया 1972 में, 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। ठीक है, ये देख लेना, यहां से शायद प्रश्न आ सकते हैं, ये तीनों के तीनों के, क्योंकि अगर ये पूछा गया है तो यहां से भी आ सकते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो कब आया? 1972 में, 1972 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। ये नोट कर लेना और एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब है हमारा कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सबसे पहले बात करें टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, कब आया और क्यों आया था? तो सबसे पहले बात करें क्यों आया था। ये आया था टाइगर यानी बाघों के संरक्षण के लिए। जब उनकी संख्या लगातार गिर रही थी तो उनके संरक्षण के लिए आया टाइगर प्रोजेक्ट। कब आया था? 1 अप्रैल 1973 को आया। ठीक है, और जब टाइगर प्रोजेक्ट आया तो इसका मतलब क्या रीजन था, मतलब रीजन तो बता दिया हमने, मतलब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद टाइगर रिजर्व बनाए गए, टाइगर रिजर्व बनाए गए। ठीक है, क्यों आया था? बाघों के रक्षण के लिए आया। कब आया? 1 अप्रैल 1973 में आया। क्यों आया था, मतलब क्या उसके लाभ क्या हुए? तो टाइगर रिजर्व बनाए गए और उनको एक जगह दी गई। और इसके बाद सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो पूछा गया टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 में। कर लेंगे। अगला है हमारा चिपको आंदोलन संबंधित है। तो हमने आपको बताया था पिछले भी ये करा चुका हूं। तो चिपको आंदोलन आया था, मतलब ये गाना देना है कमेंट में, ये कब आया था ये हमने करा दिया है पहले भी। कमेंट में बताया है कि चिपको आंदोलन, कि उसमें चिपक रहते थे, और बात नहीं बताऊंगा वरना कर लोगे। ठीक है, ये कर लेना, कमेंट में बताना। अब अगला हमारा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सबसे पहले बात करें, ये 1920 में आया हुआ प्रश्न है। तो असम में कौन सा है? असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस हो गया, औरंग हो गया, मानस और औरंग ये 2 हैं। और भी सारे हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हैं इनको हम, नेशनल पार्क। और उड़ीसा में है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान,
राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? यही है सुंदरवन। और इसके अलावा न्योरा भी है, न्योरा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में हमने बताया था कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा है? बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इतना कर लेना। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? आप कर लेंगे, कहां पर है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन। और यहीं पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन कौन सी नदियां, कौन कौन सी नदियां यहां मिलती हैं? तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दो नदियां मिलकर यहां डेल्टा बनाती हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद हम बताएं कि इसके बाद क्या करेंगे। तो हम अभी इसके बाद आपको कराएंगे 10 मॉडल पेपर, 10 कराएंगे मॉडल पेपर जो एग्जाम से पहले करा देंगे। और मैं एक बात की गारंटी लेता हूं, एग्जाम से पहले यानी हम 1 फरवरी से लेकर एग्जाम तक, यानी 12 को 11 मार्च को एग्जाम है, इसके बीच में हम 10 मॉडल पेपर कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे। और मॉडल पेपर वो नहीं होंगे जो पिछले 5 सालों में पूछे गए होंगे, 10 सालों में पूछे गए होंगे, तो हम वो आपको कराएंगे इसमें। और मैं आपको इतना आश्वासन दूंगा कि इसके बाद आप एग्जाम में एक भी नंबर 70 में से 70 करके आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। नंबर लाने की गारंटी मेरी है और मैं आपको नंबर दिलाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।